नाज़रीन, इस वक्त मिडल ईस्ट से सडन एस्केलेशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको जंग के जुमरे के अंदर जो है वो देखा जा रहा है, इसको जंग की तैयारियों के अंदाज के अंदर देखा जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करना शुरू कर दी हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इकदाम उठाया है जो बहुत ही रेयर होता है और इसको सबसे बड़ा इकदाम देखा जा रहा है कि बाकायदा जंग की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अमेरिका ने अपना स्टाफ भी निकालना शुरू कर दिया है एम्बेसी से, अपने डिप्लोमेट्स निकालना शुरू कर दिए हैं और अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी मिडल ईस्ट से इवैक्यूएट करना शुरू कर दी हैं। ये बहुत ही रेयर है और सिर्फ इराक से नहीं बल्कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वहां से भी जो एम्बेसी से स्टाफ और मिलिट्री पर्सनल की जो फैमिलीज हैं उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। यानी गल्फ से निकालना ये तो और बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान की जानिब से भी एज यूजुअल भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो किस हद तक तैयार हैं और उनकी भी मुकम्मल मोबिलाइजेशन जो है हो रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी तरफ से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है, जिसमें 20 साल के अंदर पहली बार इस सतह का डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है और एक आलमी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर इंपोज कर दी गई है, डिक्लेयर कर दी गई है। इन सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो लगा दिया गया है। इजरायली लॉबी के मुताबिक इस वक्त तमाम इकदाम हो रहे हैं, जो नैरेटिव है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक और जो जंग की तैयारियां हैं, जो एक माहौल बन रहा है, जो एस्केलेशन हो रही है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक चीजें हो रही हैं। और इधर सीरिया के अंदर बड़ी एस्केलेशन हुई है। सीरिया के जो हुक्मरान है वो किसने उनको प्लांट किया वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो माफी तलाफी भी इजराइल से करते रहते हैं और लाए भी उन्हीं की तरफ से गए हैं, लेकिन बहरहाल उनके हक में बयान देते रहते हैं, लेकिन इजराइल कोई माफी नहीं दे रहा। और अभी शाम के अंदर मजीद एस्केलेशन ये हुई है कि जो इजरायली आर्मी है जो दिसंबर से आगे पेनिट्रेट कर रही है, कब्जा कर रही है, अभी कुछ देर पहले ये वाकया हुआ है कि वो डीपेस्ट जो पॉइंट है वहां तक जाकर पहुंचे, यानी सबसे ज्यादा अंदर वो अब कुछ देर पहले उन्होंने पेनिट्रेशन की है, वहां पर शहादतें हुई हैं। बहुत सारे शाम के जो लोग हैं उनको, सिविलियंस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त शाम के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा क्योंकि शहादतें हुई हैं और बहुत सारों को जब वो गिरफ्तार किया गया है। और ट्रंप के हवाले से एक आलमी सर्वे भी सामने आया है जिसमें दुनिया ने ट्रंप को एरोगेंट डिक्लेयर किया है और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। ट्रंप को एरोगेंट जो है वो डिक्लेयर किया है पूरी दुनिया से, ये सर्वे सामने आया है। नजर मिडिल ईस्ट की 20 महीनों की जंग में हमने अंदर बहुत सारी मजीद जंगें भी देखी, हमने हिजबुल्लाह की जंग भी देखी, हमने अमेरिका और यमन की फुल स्केल वॉर भी देखी जिसमें अमेरिका ने पूरा जोर लगाया और उसके बावजूद यमन को नहीं हरा सका। फिर हमने वो भी टाइम देखा कि वेस्ट से, बरतानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से और कितने यूरोपियन कंट्री से, इटली से वॉरशिप्स जो है वो रेड सी के अंदर आए यमन से लड़ने के लिए, वो भी हमने देखा। और उतार चढ़ाव हमने देखा है, बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गई, फिर थोड़ा सा मामला डीएस्केलेट हो गया और गजा की जंग जो है वो मुसलसल जारी रही है। लेकिन इस वक्त जो एस्केलेशन हुई है वो बड़ी अनयूजुअल है और बहुत रेयर है कि इस तरह से होता नहीं है और इस पूरी जंग के दरमियान भी नहीं हुआ और इससे पहले भी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। नाज़रीन, सडन एस्केलेशन ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और इजरायली लॉबी जो है वो वाज़े नजर आ रहा है कि वो पुश कर रही है फॉर वॉर। जो नेतन्याहू के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होना थी वो हम तफसील से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या हुआ, लेकिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट फिलहाल बच गई है और बची किस वजह से, एक मोहलत उसको 1-2 हफ्तों की दी गई है। और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है जो उसके इत्तेहाद का हिस्सा थी और फिर उसने कहा कि वो खिलाफ वोट करेगी, उसको नेतन्याहू ने कहा है, उससे मोहलत ली है कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, इसलिए उसने नेतन्याहू के खिलाफ वोट नहीं किया और नेतन्याहू की गवर्नमेंट बच गई है। और देखिए उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे मनाया गया है ईरान के हवाले से कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है और इसलिए उन्होंने फिर टाइम दिया है नेतन्याहू को। तो ये बड़ी डेंजरस बात है कि एक डोमेस्टिक इशू में वो ईरान को लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छेड़ेगा कि अब उसकी गवर्नमेंट खड़ी होगी, ये सिर्फ ईरान के हमले के हवाले से उसको मोहलत मिली है, तो ये तो बड़ी डेंजरस बात है। तो इस वक्त बड़े रैपिड जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं और ये किस तरह से मामलात अभी खराब हुए हैं मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा था, अमेरिका जो कांस्टेंट थ्रेट कर रहा था, ये इसराइल से कांस्टेंट थ्रेट्स ईरान को आ रहे थे और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ईरान पर हमले के लिए ये तैयारी हो रही है, वो हो रहा है। तो ईरान ने 2 स्टेटमेंट जारी की। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अटैक करेंगे
फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन उन्होंने किया। और दूसरा जो कल ईरान से ये अनाउंसमेंट आई कि वो अमेरिका की बेसेस को हिट करने जा रहे हैं और तमाम बेसेस, मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम बेसेस जो वो उनको हिट करेंगे। तो एक तो ये बैकग्राउंड मौजूद था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल इदारा है जिसके बारे में न्यूक्लियर का, जिसके बारे में ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको यूरोपियन, इजराइल लॉबी और अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और ये वो इदारा है जिसके बारे में ये सबूत हासिल कर लिए गए हैं कि इसने ईरानी साइंटिस्ट को टारगेट करने में इजराइल की हेल्प की है। ये भी ईरान ने जो एविडेंस है वो सामने रख दी है। अब जनाब अली, इसकी जानिब से सबसे बड़ी डिक्लेरेशन ईरान की तरफ आई है। यानी मैं बैकग्राउंड पिछले 3-4 दिन का और कुछ घंटे पहले फिर ये वाले वाकयात शुरू हुए हैं जिसके बाद ये सारा मामला खराब हो गया। पहला मामला IAEA से सामने आया, इसने सबसे बड़ी डिक्लेरेशन कर दी है। 35 मेंबर का बोर्ड होता है इस इदारे का, जिसमें बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, इनकी जानिब से रेजोल्यूशन लाई गई और इस रेजोल्यूशन को जो है वो मंजूर कर लिया गया। और 20 सालों में पहली बार ये डिक्लेयर किया गया कि ईरान जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा बल्कि उससे इनहराफ कर रहा है। ये आप समझ लें कि किसी भी मुल्क के हवाले से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन होता है, सबसे बड़ा इल्जाम होता है। अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से इनहराफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर हर तरह का इकदाम जायज है। ठीक है ना, इसका मतलब ये। हालांकि यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड्स है कि इजराइल ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और वो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो दुनिया है और इसमें जो वेस्ट की ताकत है वो कितनी बेरहम है और किस तरह बदमाशी के ऊपर मुबनी है। कि देखिए, वो जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो कैसे वो तय दर तय प्रोपोगंडा पहले करते हैं, वो जवाब घड़ते हैं। अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट और ईरान की एक चपकलिश लड़ाई, जंगें इन्होंने आपस में करवा के रखी, ईरान को आइसोलेट किया, बहुत सारे जवाब उसके खिलाफ घड़ते रहे, जैसे इराक, जैसे लीबिया, कि अपने भी साथ छोड़ जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को खड़े ना होना दिया जाए और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी फैसले उस मुल्क के खिलाफ करवा दिए जाएं। यही तो है उनका सिस्टम, ऐसे ही तो जवाब घड़ते हैं। हालांकि ईरान ना कोई न्यूक्लियर के करीब पहुंचा है, ना वो बनाने का कोई इरादा रखता है। अगर वो बनाने का इरादा रखता होता तो आज तक बना चुका होता। बहुत सारे ममालिक ने बनाया नहीं है तो ईरान भी अब तक बना चुका होता। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ जवाब करना, तो ईरान का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ ताकत के ऊपर खड़ा हुआ है। वरना क्या सऊदी अरब या टर्की ने आकर ईरान को बचाना था किसी वेस्टर्न हमले से? ईरान ने अपनी ताकत से अपने आप को जो है वो सर्वाइव अभी तक उन्होंने किया हुआ, आगे भी अगर वो सर्वाइव करेंगे तो अपनी ताकत से करेंगे। इसलिए वो अपनी ताकत को सरेंडर करने के लिए किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक दफा मोहम्मद कज़ाफी ने एक अच्छी गुड फेथ के साथ ये गलती कर दी थी, ईरान वो गलती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस फैसले के बाद ईरान के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड स्केल की सैंक्शंस, आइसोलेशन, मिलिट्री अटैक और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला, ये तमाम इकदाम जायज हो गए और उन्होंने कहा कि हम ये उठाएंगे। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग बोर्ड फाइंड्स ईरान नॉट कंप्लाइंग विद न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस, ये सबसे बड़ा फैसला आ गया। IAEA बोर्ड डिक्लेयर्स ईरान इन ब्रीच ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 20 years IAEA had accused Iran of breaching its non proliferation obligations। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये उस आलमी एग्रीमेंट के हवाले से पहला इनहराफ जो है उसके हवाले से डिक्लेरेशन आया है। जो पहले इल्जाम लगते रहे वो और चीज थी। ये नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, जो कि आलमी एग्रीमेंट है, उससे इनहराफ का इल्जाम लगाया गया है। मैसिव रिपरकशंस इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ फर्दर आइसोलेशन एंड वाइड रेंज ऑफ सैंक्शंस। और ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मामला लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत संगीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे ईरान को। मैसिव लेवल की, अनप्रेसिडेंटेड लेवल की सैंक्शन लगेंगी और आइसोलेट करके रख दिया जाएगा इसको दुनिया के अंदर। तो यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से मजबूरी है कि ईरान और बाकी नॉर्थ कोरिया और सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस लिए लेकर आना चाह रहे हैं, इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर। इस वर्ल्ड ऑर्डर में उनका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी बारीक चीज समझने की जरूरत है कि 35 मेंबर का बोर्ड है, 19 मेंबर ने इस करारदाद को पास करने के लिए फेवर में वोट किया। 11 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एब्सटेन किया, यानी वो गैर हाजिर रहे, वो आए ही नहीं। 3 मेंबर्स हैं उन्होंने इस
रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया, यानी ईरान के हक के अंदर वोट दिया। और वो कौन सा मुल्क है? चाइना, रशिया और बर्किनो फासो। बर्किनो फासो में अभी जो लीडर इब्राहिम आए हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे, बड़े जबरदस्त लीडर हैं, वेस्टर्न हेजेमनी को फ्रंट फुट के ऊपर आकर वो लड़ रहे हैं और उनकी बातें भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं। और दो जो हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश, बहुत सारे यानी इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब भी इस 35 मेंबर बोर्ड का हिस्सा हैं। तो क्या ये 19 में शामिल हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक में और ईरान के खिलाफ वोट दिया है, या फिर ये 11 में शामिल हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है? यानी अगर ये 19 में शामिल हैं और ईरान के खिलाफ वोट दिया है तो फिर तो मामला बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा, इससे मामला खराब हो जाएगा। तो अभी ये स्टैट्स भी हमारे सामने आना बाकी हैं, तो ये गड़बड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इन्होंने ईरान के खिलाफ वोट दिया है। अब जनाब अली, एक तरफ से ये वाकया हुआ और पे दर पे यानी विद इन मिनट्स, विद इन, और ये कनेक्टेड वाकयात हैं। इसके साथ ही उधर से ये डिक्लेरेशन आई, इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो गई और अचानक से अमेरिका ने ये फैसला कर दिया कि वो फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, वो अपने एम्बेसीज को खाली कर रहा है, स्टाफ को वापस बुला रहा है, डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है, और जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उसको इवैक्यूएशन ऑर्डर जो वो दे दिए गए हैं। और ये गल्फ में आना ये बड़ी गैर मामूली बात थी कि गल्फ रियासतों से भी एम्बेसीज को खाली करना, वहां से भी डिप्लोमेट्स को बुलाना, वहां से भी फैमिलीज को निकालना, ये सबसे ज्यादा संगीन बात थी। इसके बाद सबके मतलब एक जिसको कहते हैं हलचल मच गई और हंगामी सूरत हाल हो गई कि क्या ये वाकईतन जंग की सूरत हाल बन गई है। और ऊपर से ट्रंप ने कहा कि जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने जा रहा है। अब आप देखिए 10-11 हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्या कर रहा है और किस तबाही की तरफ इसको धकेल रहा है। और 20,000 जो एंटी टैंक मिसाइल हैं वो तो ऑलरेडी अमेरिका जो है वो ट्रांसफर कर चुका है, ट्रंप जो है वो ट्रांसफर कर चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मजीद इक्विपमेंट भी ट्रांसफर किया जा रहा है और मोबिलाइजेशन भी, और ये सारे मामला हो रहे हैं। यूएस यूके इशूइंग रेयर वार्निंग्स evacuations in the Middle East. Israel appears ready to attack Iran, officials in US and Europe say. Middle East, Israel is ready to hit Iran's nuclear sites. US braces for fallout. अब ये मतलब खबरें आ गई कि वो मोबिलाइजेशन उनकी हो रही है, साथ इसराइल जब वो हमले की तैयारी कर रहा है। अब इस सब एस्केलेशन और मीडिया रिपोर्ट्स और हुकूमती धमकियों के जवाब में ईरान का रिस्पॉन्स जब आना शुरू हुआ और हंगामी एक तो सूरत हाल बन गई। एक तो ईरान ने यह बताया कि उनको एक फ्रेंडली कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट का है उसने बताया है कि इजराइल जब वो हमला करने जा रहा है। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स टू रॉयटर्स जो है उसको उन्होंने बताया, अ फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन हैज अलर्टेड तेहरान अबाउट अ पोटेंशियल इजरायली अटैक। और ये इजिप्ट या कतर हो सकता है, बहुत ज्यादा कुर्बत उनकी कतर से भी है, इजिप्ट से भी है, बाकी से भी है, लेकिन अभी रिसेंट इनकी मुलाकातें कतर और इजिप्ट से ज्यादा हुई हैं, तो एक अंदाजा ही है। लेकिन इससे हटकर यानी एक मुल्क ने रीजन में से ईरान को बता दिया कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया है। अच्छा, ईरान ने भी फिर मल्टी लेयर रिस्पॉन्ड दिया है। एक तो उन्होंने IAEA के जवाब में जो रिस्पॉन्स दिया है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ईरान ने कहा है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं इस फैसले के जवाब में कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट को अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर लेकर जाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपने सेंटर्स के ऊपर जो 6th जनरेशन जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इससे पहले वहां पर 1st जनरेशन इक्विपमेंट जब इंस्टॉल है और वो डायरेक्टली 6th जनरेशन वहां पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं और हम तेजी के साथ यूरेनियम को इनरिच करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, यानी मामला बहुत ज्यादा डेंजरस चला गया। क्योंकि एक बात तो काफी तय है कि अगर ईरान वाकईतन न्यूक्लियर के बहुत करीब होगा तो फिर वेस्ट से हमले के चांसेस 90% है। अगर अभी तक हमला नहीं हुआ तो जैसे टकर कार्लसन ने कहा कि उसकी वजह ही सिर्फ यह है कि अभी तक ईरान ने न्यूक्लियर की तरफ वो बढ़ा ही नहीं है, उस तरह से ये बहुत करीब नहीं पहुंचा है। अगर ये होता तो फिर ऑलरेडी हमला हो चुका होता। तो ये एक रिस्क तो है कि ईरान जो ही न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगा, ये बहुत करीब होगा तो एक हमला हो सकता है और 90% उसके खदशात बढ़ जाएंगे। तो ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम तो इनरिचमेंट अगली सतह 1st जनरेशन से डायरेक्टली 6th जनरेशन के ऊपर इसको लेकर जा रहे हैं। इशू एन ऑर्डर टू ऑपरेट न्यू यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर एट अ सिक्योर साइट, इनरिचमेंट सेंटर विद एडवांस 6th जनरेशन इक्विपमेंट्स, इसको रिप्लेस किया जाएगा। IAEA रिपोर्ट इज इंटायरली पॉलिटिकल एंड फार फ्रॉम न्यूट्रलिटी। ईरान बार बार ये कहता रहा और आज भी वो ये कह रहा है कि ये न्यूट्रलिटी से दूर है और हमें ये हार्श इकदामात लेने पर मजबूर कर रहे हैं। और ईरान ने कहा कि जो इजराइल है
वो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि वो अमेरिका को ड्रैग कर सके ईरान के खिलाफ, क्योंकि इजराइल में तो इतनी जरूरत नहीं है कि वो लड़ेगा ईरान से। भाई इजरायली फौज आकर ईरान से लड़ेगी, जरा एक दफा उतर कर तो देखें। तो हमेशा से उन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल किया और अब भी वो अमेरिका ही को इस्तेमाल कर रहे हैं। Israel seeks to drag the US into military confrontation with Iran. Any Israeli military action against Iranian nuclear facilities will be met with an unprecedented response from Tehran. अच्छा, तो ये एक चीज हो गई। फिर ईरान से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी सदर कर रहा है, जो मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स हैं वो बात कर रहे हैं, IRGC के जो सरबराह हैं वो बात कर रहे हैं, यानी अब इसके जवाब में मुख्तलिफ लेवल से रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम ऐसे तैयार हैं, हमारी ये तैयारी है। पहले सदर के बयान देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यहां पर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो रीजन के कंट्रीज हैं जो आपस में जिनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ईरान और बाकी रीजनल कंट्रीज के, उनके दरमियान एक दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम काम कर रहे हैं स्ट्रेंथन ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप विद इट्स नेबर्स। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहां पर हॉस्टिलिटी, दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि उन्होंने जो स्टाफ है वो गल्फ कंट्री से निकालना शुरू कर दिया, जैसे कोई ईरान जब वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो ये अमेरिका कैन नॉट प्रेशर अस और वी इंजॉय मैनी कैपेबिलिटीज एंड आवर पीपल आर स्ट्रांग, ये ईरानी सदर बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वी विल नॉट सरेंडर आवर कंट्री टू द यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड E3 जो यूरोपियन के 3 मालिक हैं आर ट्राइंग टू एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन आवर पीपल to halt our progress but they are delusional। और इसी दरमियान फिर IRGC के जो सरबराह हैं उनका भी इसी तरह का रिस्पांस आया कि हम निगोशिएशन चाहते हैं, लेकिन अगर इसकी तरह मामला नहीं जा रहा तो फिर हम बड़ी विजडम के साथ और बड़ी ताकत के साथ जब वो जवाब देंगे। यहां पर एक दिलचस्प बात भी है, यानी एक तरफ तो ये जंग की तैयारी हो गई, आपके सामने सारे हालात, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू भी है और उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ईरानियन कुछ सोर्सेज ने इसके ऊपर बात भी की और ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इसको एक और एंगल से भी देखते हैं और वो ये है कि अमेरिका इटसेल्फ कोई जंग की प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहा या जंग का इरादा नहीं रखता। इजरायली लॉबी अपनी जगह पर कोशिश कर रही है, जंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता, ये छिड़ सकती है किसी भी वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका मतलब तय कर चुका है कि वो हमारे साथ जंग करने जा रहा है। उनके मुताबिक ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, क्योंकि संडे को मुज़ाकरात होने हैं और उसमें चूंकि ईरान शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका की है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश ईरान के ऊपर की जा रही है और इजरायली लॉबी को भी जरा सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा एक माहौल बनाकर। ये दिलचस्प पहलू भी ईरान ने सामने रखा है। इसको जरा देखिए, Washington under pressure from the Israeli lobby is trying to demonstrate, ये मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा है, a state of alert in its military bases and diplomatic missions। कि सिर्फ इजरायली लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए उसने स्टेट ऑफ अलर्ट शो कर दिया है मिलिट्री सतह के ऊपर भी और डिप्लोमेटिक मिशंस के अंदर भी। एक्सक्लूसिव यूएस मोबिलाइजेशन एम्स टू फोर्स की निगोशिएटिंग टर्म्स ऑन ईरान। असल मकसद यह है कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगी, ईरान कह रहा है कि ये होगी, ये यहां पर बात अड़ी हुई है, तो इस चीज को ईरान से मनवाया जाए। यूएस मिलिट्री प्रेशर इज मेंट टू प्रेशर तेहरान इन न्यूक्लियर टॉक्स। ये सब जंग की तैयारी नहीं है, यानी जंग को ना को रूल आउट कर रहा है, ये हो सकती है इजरायली लॉबी, सारे मामला, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अमेरिका की जानब से सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। वार्निंग एनी इजरायली अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विल ट्रिगर एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस। साथ कहा कि अगर इजराइल ने इस सब के बावजूद हमला कर दिया तो फिर अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस भी आएगा। देयर इज नो रियल इंडिकेशन दैट द रीजन इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन ईरान एंड यूएस। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत वो टाइम आ गया है या हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं कि इलाकाई जंग छिड़ने जा रही है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी ईरान एक एंगल डिस्कस कर रहा है। इवैक्यूएटिंग डिपेंडेंट्स एंड पर्सनल फ्रॉम एम्बेसीज इन गल्फ एंड शिफ्टिंग ट्रूप्स टू लीव फैमिली मेंबर्स ऑन लीव आर बीइंग ड्रिवन बाय प्रेशर फ्रॉम द इजरायली लॉबी एमिंग टू फोर्स ईरान्स कैपिचुलेशन ऑन की निगोशिएटिंग टर्म्स। तो बहरहाल जंग के माहौल में यह भी एक दिलचस्प एंगल है कि ईरानियन इसको इस तरह से भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेक्स कितने हाई हैं। उन्होंने फोर्सेस मोबिलाइज करना शुरू कर दिए हैं और एम्बेसी स्टाफ खाली करना शुरू कर दिया है, मतलब कितना कुछ हो रहा है। और बात यह है कि अगर ईरान इस सब के बावजूद नहीं मानता तो फिर क्या करेगा अमेरिका, ठीक है ना।
ایران کے حوالے سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایران اس کو ماننے والا نہیں ہے، اس چیز کو وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، تو پھر کیا کرے گا امریکہ؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور آنے والے دن اس لیے بہت زیادہ کروشل ہونے جا رہے ہیں، خاص کر اگلے 2-3 دن بہت زیادہ کروشل ہوں گے۔ سیریا میں اسرائیل نے ایسکلیشن کی ہے۔ اچھا، کل یہ خبر آئی جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ نتنیاہو جو ہے وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کی تیاری کر رہا ہے ود سیریا، ود الشرا، جس کو بروکر کر رہا ہے امریکہ، اور اس میں نارملائزیشن ہوگی، پراپر ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پیس ایگریمنٹ ہوگا جیسے جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، اور الشرا بھی کہہ چکا ہے کہ نارملائزیشن کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی نے کیا کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی آگے پینیٹریٹ کر گئی ہے، بہت سارے شامی ان کو گرفتار کیا ہے اور وہاں پر شہادتیں بھی کی ہیں۔ اسرائیلی فورسز arrested a number of Syrians from the village of Beit Jenin. The Israeli incursion is the deepest in southwestern Damascus countryside since the fall of the regime. یہ سب سے وہ گہرا ترین longest point ہے جہاں تک وہ پہنچے ہیں. And it is the first time the occupation forces are deployed across the neighborhood of the Beit Jenin. دیکھیں جو اندرونی صورتحال نا اسرائیل میں، اس کی گورنمنٹ گرنے جا رہی تھی، اس نے صرف اس وجہ سے اس کو مہلت ملی ہے کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے، ایران پر حملہ کرنا ہے، گریٹر اسرائیل یہ وہ، تو اب نتنیاہو ایسکلیٹ ہی کرے گا، وہ اس لیول کے اوپر صورتحال کو نہیں رکھے گا۔ There are calls for a mass demonstrations in Beit Jenin in the Damascus countryside during the funeral of martyr killed by Israeli gunfire. وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے فیونرل تو ہو رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پر بہت بڑے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے، ورلڈ سی ٹرمپ ایز ایروگینٹ ڈینجرس ایز ریٹنگ سنک۔ دنیا اس کو ایک ڈینجرس بھی دیکھ رہی ہے اور ایروگینٹ بھی دیکھ رہی ہے، اور واقعتاً ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا میں کیوس بہت اگلی سطح کے اوپر چلا گیا ہے۔ کیوس دنیا میں بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے، جنگیں زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا ہی بندہ پریزنٹ کرتا ہے جو جنگوں کو روکنا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں اس نے جنگیں کیا روکنی ہے؟ خود امریکہ کیوس کے اندر جا چکا ہے۔ یہ اس کی ایروگنس، اور ظاہری بات ہے یہ اس کی ایروگنس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رہا ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔